नमस्कार मित्रों, आपको सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं आप सभी खुश होंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं उस पॉलिटी का जो काफ़ी खास करके एग्जाम में हर सेगमेंट में आपका आता है और हर स्थानों पे पॉलिटी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका बाजार हो, या आपके फ्रेंड हो, या आपका और भी कोई स्थान हो। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक ही लोगों का आज के समय का, आधुनिक समय का एक प्रकार का औजार हो गया है ना। तो देखते ही है कि हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था हो या राज्य व्यवस्था हो या यहाँ की राजनीतिक हो, ये पूरा का पूरा डिपेंड जो पड़ता है ये हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो भारत की राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी जिसे हम लोग कहेंगे, यह पूरी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित है। भारत के संविधान के अनुरूप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल पर इसे चलाया जाता है। तो आज हम लोग बहुत ही बेसिक बात करेंगे और जिसे हम लोग अपना ये कह सकते हैं कि आज का जो टॉपिक हमारे पास है ये है भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान, ये तो सबको पता ही है कि संविधान क्या है, तो एक लिखित दस्तावेज है ना, एक प्रकार का कानूनों का दस्तावेज है जिसके सहारे देश को चलाया जाता है। तो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स जो इसका है, क्या हो सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक दो बातों से आपको ध्यान नहीं करना है। इसके फीचर्स को समझने के पहले इसके भावार्थ को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारे देश के संविधान को इस रूप में बनाया गया है कि आज़ादी के बाद जितने भी आज़ादी के पहले भारतीयों का शोषण हुआ, भारतीय जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, उन सभी समस्याओं को निराकरण हल करने का कोशिश किया गया है। और संविधान वो हर भारतीय के लिए है जो भारत देश का नागरिक है। तो सवाल ये है कि भारत का जो संविधान बनाया गया है, इसका जो फीचर्स है, हर चीज़ का अपना फीचर्स होता है, आपकी एक अपनी अलग विशेषताएं होगा, है ना, हर व्यक्ति का एक अपनी विशेषता है। वैसे ही भारत के संविधान की क्या विशेषता है, तो आप बहुत बार पढ़ते हैं कि जो भारत का जो संविधान है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे विस्तृत है। विस्तृत का यहाँ मतलब है ब्रॉड है, सबसे बड़ा है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि लिखित है, लिखित संविधान है, रिटन फॉर्मेट में ये है, लिखित संविधान है। ठीक है, चलिए इस बात को तुम लोग समझ गए। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश भारत का ही है। ठीक है, ये बात बड़ा गौरवपूर्ण करता है अपने देश को, लेकिन इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भारत का जो संविधान है ये इतना विस्तृत क्यों है, इतना बड़ा क्यों है, ब्रॉड क्यों है, तो आपके दिमाग में इसका उत्तर आना चाहिए। जब ये पॉइंट किताब में लिखा हुआ हो तो कम से कम ये जरूर सोचें कि आखिर हमारा जो संविधान है सबसे विस्तृत, बड़ा, विश्व का बड़ा क्यों है, और ये रिटेन फॉर्मेट में है। राइट, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारे जो देश है इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर जैसे गार्डन में अनेकों प्रकार के फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वैसे ही भारत के जो नागरिक हैं वो अलग अलग समुदाय से हैं, अलग अलग कम्युनिटी से हैं, अलग अलग कास्ट से हैं, अलग अलग जाति से हैं, अलग अलग धर्म से है, मतलब अलग अलग रिलीजन से है। आप जानते हैं कि सबका अलग अलग अपना कल्चर होता है, आप जानते हैं कि सबका अलग अलग उनका कह सकते हैं कि जीने का जो तरीका सभी लोगों का अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे में भारतीय संविधान हर एक व्यक्ति, हर एक कम्युनिटी के लिए जो भारत का समझ लीजिए नागरिक है, उसके लिए इसमें अलग अलग प्रावधान किया गया। ठीक है, कि भाई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्धिस्ट है, ये भारत में रहते हैं और यही भारत की विशेषता भी है। इसी को हम लोग विविधता कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये डाइवर्सिटी है और इसके बावजूद भी मिलकर हम लोग रहते हैं, एकता में रखते हैं। ठीक है, तो सवाल ये है कि हमारे देश में विविधता ज़्यादा होने के कारण और हर व्यक्ति का ध्यान रखा गया, हर कम्युनिटी का ध्यान रखा गया, जिसके कारण कह सकते हैं कि भारत का संविधान विस्तृत है, ब्रॉड है। तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट का आपको उत्तर मिल गया होगा कि इस लाइन का क्या अर्थ है। ठीक है, अब रह गया लिखित संविधान है, कॉपी पेस्ट तो किए नहीं भाई, लिखने पड़ा है और जाहिर से आपको कोई चीज़ों के बारे में बोले तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉपी उतना नहीं किया गया, भारत की स्थिति को देखते हुए काम किया गया। तो आप कह सकते हैं रिटेन फॉर्मेट में वैसे ही बढ़ना लाजमी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात जब करते हैं कि और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या विशेषता है, तो भारत के हर लोगों के लिए, हर जाति के विकास के लिए
हर रिलीजन के विकास के लिए इसमें एक चीज और डाला गया कि जो भारत का संविधान है इसमें फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम लोग मूल अधिकार कहते हैं, बोलचाल की भाषा में मौलिक अधिकार कहते हैं, याद रखिएगा, बोलचाल की भाषा में मौलिक अधिकार कह सकते हैं, मूल अधिकार भी कहेंगे, फंडामेंटल राइट्स भी कहेंगे। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता ये है कि सभी भारतीयों के सर्वांगीण विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए, हर एंगल से उसका डेवलपमेंट हो, इसके लिए मूल अधिकार दिए गए हैं। और ये मूल अधिकार कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर भोजन पकाते हैं तो उसमें अगर नमक ना डाले तो समझ लीजिए वो भोजन नीरस हो जाएगा, भोजन जो है वो बिल्कुल टेस्टलेस हो जाएगा। वैसे ही हमारा फंडामेंटल राइट्स है, अगर जीवन में ये किसी को न दिया जाए तो उनका विकास अवरुद्ध हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, चाहे वो इकोनॉमिकल सेक्टर हो, चाहे उनका कह सकते हैं मेंटल लेवल हो, या तो फिर उनका सेल्फ रिस्पेक्ट का कंडीशन हो। तो ये मूल अधिकार है। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो मूल अधिकार क्या है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसके पीछे भी लॉजिक ही है। इसके और क्या दिया गया है, ये दिया गया है डीपीएसपी बोलते हैं इसको, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हर स्टेट में अलग अलग कम्युनिटी है, हर स्टेट में अलग अलग कास्ट के लोग हैं, तो राज्य के पास एक चैलेंज होता है कि भाई इनका विकास कैसे करें, किस आधार पर इस समाज को आगे ले जाया जाए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई साहब, मतलब हमारा संविधान कहता है कि ओ राज्य, स्टेट, अगर आपको अपने राज्य का कल्याणकारी बनाना, वेलफेयर बनाना, अपने राज्य में रहने वाले लोगों के लिए आपको कुछ कल्याण का काम करना है, तो मैं तुझे एक रास्ता देता हूँ, मैं आपको एक वे देता हूँ, उसी वे को, उसी रास्ते को, उसी निर्देश को डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहते हैं। कि यदि कोई योजना बनाते हो, कोई प्लानिंग करते हो, तो हमारे इस फॉर्मूलों को देख लेना और इसी के तर्ज पर आप कानून, इसी के तर्ज पर आप कोई योजना अपने राज्य में बनाना, इससे उस राज्य का कल्याण होगा, उस राज्य के लोग खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। हाँ, राज्यों पर ये लादा नहीं गया है, बल्कि उसकी इच्छाओं पर आधारित है। फंडामेंटल राइट जो है वो लाद दिया गया है कि बिल्कुल देना पड़ेगा, लेकिन डीपीएसपी के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। राज्य को अगर डिपेंड करता है कि भाई हम इसे लागू करें या ना करें, ठीक है। और क्या इसका फीचर्स है, अगर मैं और फीचर्स की बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसमें कुछ ऐसी भी खूबसूरती है कि जो भारत का जो संविधान है, ठीक है, ये नम्य, देखिए नम्य का मतलब होता है सरल, ठीक है, और सरल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है। फ्लेक्सिबल क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर को मैं ना फोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे ये आपका इतना बड़ा गमछा है ना, इतना बड़ा गमछा है, लेकिन मैं इसे मोड़ मार कर इतना मोड़ दूँ, फोल्ड कर दूँ कि मैं पैकेट में भी बंद कर सकता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये फ्लेक्सिबल है। इसका अर्थ ये हो जाता है कि हमारे देश में यदि कोई कानून है, यदि कोई एक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उस एक्ट में बदलाव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बदलाव कर सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि उसका जो मेन फीचर्स है, उसका जो भाव है, वो कभी बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये नम्य है, इसी को हम लोग फ्लेक्सिबल बोलते हैं। कई जगह पे सरल भी बोला जाता है, नम्य एवं नम्य एवं अनम्य। अनम्य क्या है? इसे हम लोग रिजिड बोलते हैं, रिजिड बोलेंगे मतलब जटिल बोलेंगे, कठोर बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो भारतीय संविधान है ये फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों का एक प्रकार का कंपाउंड है, मिश्रण है, इन दोनों का समन्वय है। ना ही ये पूरी तरह से सरल है और ना ही यह पूरी तरह से जटिल है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इसे सख्ती भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इसको फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर नम्य रहेगा तो हम इसमें बदलाव जो करेंगे वो साधारण बहुमत से करेंगे, सिंपल मेजोरिटी से करेंगे। आप लोग को बताएंगे कि यह साधारण बहुमत क्या होता है। साधारण बहुमत का मतलब है कि संसद में, याद रखिएगा, पार्लियामेंट में जितने भी सदस्य हैं, जितने प्रेजेंट सदस्य होंगे, यदि किसी कानून को बदलना है तो उसका 50% + 1, मतलब कि देश का कोई कानून में हम बदलाव चाहते हैं और लोकसभा और राज्यसभा में लोगों को इसके लिए बैठक बुलाया गया,
तो मान लीजिए कि लोकसभा में जो उपस्थित हैं, जो आए उस दिन मीटिंग में कानून को बदलने के लिए, उसकी संख्या मान लीजिए 300 थी। कितनी थी? 300। तो यदि उसमें मान लीजिए कि 50% + 1 लोग हाथ उठा दिए कि भाई इस कानून को क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए, तो इसे जब 50% + 1 मतलब 151 आदमी, 50% + 1 मतलब 151, अगर मैं 300 एग्जाम्पल में लिया हूं तो याद रखिएगा, जब आप 50% + 1 मेजोरिटी से किसी कानून को बदल देते हैं तो ये समझ लीजिए कि वह बिल्कुल फ्लैक्सिबल था। भारतीय संविधान का फ्लैक्सिबल का ये सिम्टम्स था, भारतीय संविधान का ये नम्य का लक्षण था। इसे हम लोग कहेंगे कि नम्य या सरल भी हमारा संविधान है। ठीक है, जब साधारण बहुमत से हम जब किसी कानून को बदल देते हैं, लेकिन जब हम किसी कानून में विशेष बहुमत लगाते हैं, स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि कुल सदस्य जितने भी लोग हैं लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, उसका 2/3 2/3 आधे से अधिक व्यक्ति अगर हाथ उठाता है तो उस कानून को पास माना जाएगा। और फिर राज्यों में भी कई बार भेजा जाता है जैसा वो एक्ट होता, मतलब आधे से अधिक मेजोरिटी चाहिए, जबकि इसमें आधे से अधिक मेजोरिटी नहीं चाहिए। आप ये कह सकते हो कि ये दोनों का कंपाउंड, ये दोनों का मिश्रण है और हमारे देश के संविधान की ये खूबसूरती है। तो ये 4 जो पॉइंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, ये कई बार क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, इतना ही नहीं है भारतीय संविधान का जो विशेषता है। अगर हम विशेषता की बात करें तो 5वां पॉइंट पे तो आपका ये भी दिया गया है कि इसमें प्रेम्बल भी है, प्रस्तावना बोलते हैं। प्रस्तावना क्या होता है भाई? किसी किताब का जो फर्स्ट पेज होता है, पूरे किताब की चर्चा की जाती है लेखक के द्वारा। आप कई बार किताब पढ़ेंगे तो प्रीफेस मिलता है ना, ठीक वैसे ही भारत के संविधान का जो परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड जो है, ये क्या है? प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। याद रखिएगा, प्रस्तावना है। कई बार इसे हम उद्देशिका भी कहते हैं। मतलब ये हुआ कि हमारा संविधान क्या है, तो हर एक पेज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। यदि ये प्रस्तावना को अच्छी तरह से समझ गए तो पूरे भावार्थ आप समझ जाएंगे कि देश के संविधान का क्या वे है, क्या हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। तो ये प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान का बिल्कुल क्या है, एक प्रकार का कुंजी बोल सकते हैं, की बोल सकते हैं, परिचय पत्र कहेंगे। ठीक है, चलिए, अगर मैं बात करूं कि और भारत के संविधान का क्या विशेषता है, तो भारत के संविधान की विशेषता तो ये भी है कि हमारा जो भारत का संविधान है, इसमें जो भी बातें मतलब कही गई है, कहीं ना कहीं देखिएगा आपको मिलेगा कि भारत का जो संविधान है, इसमें आपातकालीन का भी प्रावधान है, इमरजेंसी का भी इसमें प्रावधान किया गया है। आपातकालीन मतलब कि जो सरकार देश चलाने में असमर्थ है, ठीक है, तो ऐसे परिस्थितियों में देश का राष्ट्रपति को हमारा संविधान ये इंफॉर्मेशन देता है कि आप सारी शक्तियां आप अपने पास लेकर आइए और आप खुद डिसीजन लीजिए जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो कई बार आपातकालीन जैसी चीज़ों से हमारा देश जूझा है, ठीक है, जिसमें से आप नेशनल इमरजेंसी पढ़े होंगे, राष्ट्रीय आपातकाल अब तक तो 3 बार लगाई जा चुकी है। तो ये आपातकालीन का भी प्रावधान है, इमरजेंसी का भी प्रावधान है। उम्मीद करते हैं मेरी बात ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या मैं बताना का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारत का जो संविधान है, उसकी अपनी क्या विशेषता है। इतनी ही नहीं, और भी खूबसूरती है हमारे भारतीय संविधान का। और अगर मैं खूबसूरती की बात करूँ तो आपातकालीन के अलावे एक और है, हमारे देश का जो सरकार का जो नेचर है, ये संघात्मक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक और विशेषता कि क्या है, ये संघात्मक है। हमारे भारत के संविधान में ये कहा गया है कि भारत का जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो फेडरल गवर्नमेंट है। कैसा गवर्नमेंट है? फेडरल गवर्नमेंट है। मतलब संघात्मक सरकार या फेडरल गवर्नमेंट होता क्या, ये इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर अच्छे तरीकों से आपको सरकार लिख देता हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। संघात्मक सरकार, ठीक है, क्या है संघात्मक सरकार, ये भारतीय संविधान में मेंशन। देखिए, संघात्मक सरकार का मतलब ये है कि ऐसा देश जहां एक से ज्यादा सरकार, ज्यादा गवर्नमेंट मिलकर देश को चलाती हो। क्या इंडिया में केंद्र सरकार है? यस या नो बताइए। क्या इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है? आप कहेंगे यस सर।
हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है। मतलब कि भारत को, संपूर्ण भारत को चलाने के लिए भी एक सरकार होगी, लेकिन हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ भी कुछ सरकारें होती है जिसे हम बोलते हैं राज्य सरकार। क्या बोलते हैं? राज्य सरकार। और अगर आगे की हम बात करते हैं तो गांव और शहरों को देखरेख करने के लिए एक होता है कि आपके पास लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानीय सरकार। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा देश जहां एक से ज़्यादा सरकार देश को मिलकर चलाती हो और वो सरकार कई स्तर पर, कई लेवल पर बटा हुआ हो, हम इसे फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सब सरकार अलग है। इसका ये मतलब ये है बच्चा कि जैसे किसी क्लास में बैठने की संख्या जो है बच्चों का वो 50 है और इत्तेफाक से 150 बच्चे उसमें एडमिशन ले लिए, तो क्लास टीचर क्या करते हैं कि उसे 2 सेक्शन में बांट देता है। पढ़ाई तो सेम होगा, आपको हर चीज़ सेम मिलेगा, हर मूल अधिकार आपको सेम मिलेगा, लेकिन अलग इसलिए किया गया है ताकि अच्छे से उसका विकास हो सके। भारत के राज्यों को इसलिए बांटा गया है क्योंकि हर तरह के कम्युनिटी, हर तरह के जाति और हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं, तो सबका अच्छे से विकास कीजिए। हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर से देखेंगे, अगर कुछ कमी होगा तो हमारे से आप लेकर जाइए, जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे हरियाणा, तो हरियाणा जो है वो जो सरकार चला रही है हरियाणा सरकार को, तो उसे हम लोग तो राज्य सरकार कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं, कुछ ऐसे भी विषय हैं जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना पावर होता है या शक्ति होता है, हम उसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकते हैं। हरियाणा में कई गांव हैं, उस गांव की देखरेख करने के लिए पंचायत बनाई गई है। कई शहर हैं, उसको देखने के लिए नगर पालिका, नगर निगम बनाई गई, इसी को हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो हमारे देश में फेडरल गवर्नमेंट है ताकि सबका अच्छे से विकास हो सके। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ये है क्या? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स। ये सारे फीचर्स हैं, प्रेम्बल, इमरजेंसी, फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावे अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या और भी कुछ है, बिल्कुल और भी है। हमारे देश में क्या किया गया है? स्वतंत्र न्यायपालिका। जो भारत की संविधान है उसके जो एक और विशेषता है कि इसमें जो न्यायपालिका, जो जुडिशरी होगा, न्यायपालिका जिसे हम लोग कोर्ट बोलते हैं, अदालत बोलते हैं, न्यायालय बोलते हैं, बिल्कुल लिबर्टी, मतलब आप बोल सकते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है बिल्कुल हमारे देश में लिबर्टी ऑफ जुडिशरी बोल सकते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका को सरकार से अलग रखा गया है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से इसको बिल्कुल अलग रखा गया। किसको? जुडिशरी को, ताकि ये स्पष्ट रूप से न्याय कर सके। अगर ये भी, इसमें भी राजनीतिक लोग शामिल जब हो जाएं, पॉलिटिकल वाले भी इसी में आ जाएं, तो हमारे देश में एक अच्छा न्याय नहीं हो पाएगा, इस बात की तो गारंटी है। ठीक है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे भारतीय संविधान का बिल्कुल एक क्या है? फीचर से खूबसूरती है। और इतना ही नहीं, एक और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, और वो अंतिम बिंदु है, जरा ध्यान से समझिएगा। वो क्या है भाई? तो हमारे देश के संविधान में एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, और वह जो विशेषता है उसे हम लोग कहते हैं मुख्य रूप से कि भाई हमारे देश का जो संविधान है इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप इसे हम लोग कहेंगे। एकल नागरिकता का प्रावधान है, मतलब भारत के आप किसी भी राज्य में रह रहे हो, लेकिन आपके वोटर आईडी में भारत सरकार लिखा हुआ रहेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि आप जो है भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं, रह सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। 15 मिनट का होगा।